कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ 2 साना साना हाथ जोड़ी के प्रश्न उत्तर। हेलो एवरीवन, आज हम कृतिका के पार्ट 2 साना साना हाथ जोड़ी के यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आपकी बुक के सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे प्रश्न अभ्यास। पहला है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। तो झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका के मन में सम्मोहन जगा रहा था। इस सुंदरता ने उस पर ऐसा जादू कर दिया था कि उसे सब कुछ कैसा लग रहा था, ठहरा हुआ और अर्थहीन सा लग रहा था। उसके भीतर बाहर जैसे एक शून्य सा व्याप्त हो गया था। दूसरा है, गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। तो गंतोक जो है वो एक ऐसी जगह है जिसे वहाँ के लोगों ने अपनी मेहनत से सुरमय बना दिया है। मतलब बहुत काम करते, बहुत परिश्रमी है। वहाँ सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर प्रतीत होता है। यहाँ के निवासी खूब परिश्रम करते हैं, इसलिए गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। श्वेत पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर फहराई जाती हैं। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा की शांति के लिए नगर से बाहर किसी वीरान जगह पर मंत्र लिखी 108 पताकाएं फहराई जाती हैं, जिन्हें उतारा नहीं जाता। वो धीरे धीरे अपने आप ही क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। साथ ही किसी शुभ कार्य को शुरू करने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। अगला है, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति, जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो जो जितेन था उसका गाइड एक तरीके से ड्राइवर ड्राइवर था वो, लेकिन गाइड का काम भी कर रहा था, है ना। तो जितेन ने लेखिका को अच्छे गाइड की तरह सिक्किम की मनोहारी प्राकृतिक छटा, सिक्किम की भौगोलिक स्थिति और वहां के जनजीवन की जानकारियां इस तरह दी। जैसे वो बताता जा रहा था कि सिक्किम में गंतोक से लेकर युमथांग एक तरह तरह के फूल हैं, फूलों से लदी वादियां हैं। ठीक है, शांत और अहिंसा के मंत्र से लिखी है श्वेत पताकाएं जब यहाँ किसी बुद्ध के अनुयायी की मृत्यु होती है तो लगाई जाती हैं, और ये 108 होती हैं। रंगीन पताकाएं किसी नए काम के शुरू करने पर लगाई जाती है, जो खुशी का कोई टाइम होता है। कविलोंग स्टॉक यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। ये धर्म चक्र है यानी प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोई चिकना चर्बीला आदमी नहीं मिलता। नार्गे ने उत्साहित होकर कटाओ के बारे में बताया कि कटाओ हिंदुस्तान का क्या है, स्विट्जरलैंड है। युमथांग की घाटियों के बारे में उसने बताया कि बस 15 दिनों में ही ये पूरी घाटी फूलों से भर जाएगी, जिसे देखकर ऐसा लगेगा कि फूलों की सेज रखी हुई है। पांचवा प्रश्न है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। तो जो लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका है, उन्होंने उसके बारे में जब पूछा था तो उन्हें पता चला कि ये धर्म चक्र है, इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जितेन की ये बात सुनकर लेखिका को ध्यान आया कि पूरे भारत की जो आत्मा है वो एक ही है। मैदानी क्षेत्रों में गंगा के विषय में भी ऐसी ही धारणा है ना। सारी वैज्ञानिक प्रगति के बारे सारी जो इतनी भी हमारी वैज्ञानिक प्रगति हुई है उसके बावजूद भी उनकी आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की जो अवधारणा है वो एक जैसी हैं। जैसे कहते हैं ना कि गंगा में नहाओ तो पाप धुल जाते हैं, तो उसी तरीके से कुछ पहाड़ी इलाकों में उसने ये चीज सुनी कि उस व्हील को घुमाने से, मतलब वो धर्म चक्र है, उसको घुमाने से जो पाप है वो धुल जाते हैं। तो उसे लगा कि ये सारी जो आ, मतलब जो भारत की आत्मा है वो चाहे पहाड़ों में लोग रह रहे हों या हम जैसे शहरों में रह रहे हो, गांव में रह रहे हो, सबकी आस्थाएं जो है वो एक जैसी है। छठा प्रश्न है, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि कुशल गाइड में क्या होते हैं। अब जो जितेन नार्गे था वो लेखिका का ड्राइवर कम गाइड था, है ना। वो नेपाल से कुछ दिन पहले ही आया था, जिसे नेपाल और सिक्किम की अच्छी खासी जानकारी थी। उसमें प्राय गाइड के वो सभी गुण मौजूद थे जो एक गाइड में होते हैं। एक कुशल गाइड में उस स्थान की भौगोलिक, प्राकृतिक और सामाजिक जानकारी होनी चाहिए, जो नार्गे में पूरी तरीके से थी। गाइड के साथ साथ नार्गे ड्राइवर भी था। किस किस वक्त कहाँ रुकना है उसे अच्छे से पता था, उसे किसी से सलाह लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। गाइड में सैलानियों को प्रभावित करने की रोचक शैली होनी चाहिए, जो नार्गे में थी। एक अच्छा गाइड क्षेत्र के जनजीवन की गतिविधियों की भी जानकारी रखता है।
वह पर्यटकों के साथ इतना घुल मिल जाता है कि उनके संग एक तरह का आत्मीय संबंध वो बना लेता है। कुशल गाइड वाक्पटु होता है ना, वो अपनी वाक्पटुता से लोगों में जिज्ञासा बनाए, मतलब बोलने वाला ज्यादा, जैसे नारगे जगह जगह की छोटी से छोटी जानकारी भी देता हुआ जा रहा था। सातवां प्रश्न है, इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखो। इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते रूप को देखा है। जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते जाओ तो हिमालय विशाल से विशालतर होता चला जाता है। छोटी छोटी पहाड़ियां विशाल पर्वतों में बदलने लग जाती है, घाटियां गहराती हुई पाताल नापने लगती है, वादियां चौड़ी होने लगती हैं और जिनके बीच रंग बिरंगे फूल नजर आते हैं। जलप्रपात जलधारा बनकर पत्थरों के बीच बलखाती सी निकलती है। हिमालय कहीं हरियाली के कारण चटक हरे रंग की मोटी चादर जैसा नजर आता है, कहीं पीलापन लिए नजर आता है, तो कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला नजर आता है। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई? लेखिका प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर एकदम मौन, किसी ऋषि की तरह शांत होकर उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर समेट लेना चाहती थी। उसे आदिम युग की अभिशप्त राजकुमारी सी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर झरने के संगीत के साथ आत्मा का संगीत सुनने जैसा आभास हो रहा था। ऐसा लगा जैसे देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हो। भीतर की सारी तामसिकताएं, दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई हों। उसका मन हुआ कि अनंत समय तक इस झरने की पुकार सुनती रहे। प्रकृति के इस सौंदर्य को देखकर लेखिका को पहली बार एहसास हुआ कि चलायमान सौंदर्य जीवन का आनंद है। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? अब प्रकृति तो उसे सौंदर्य लगा जहां वो गई थी, है ना, लेकिन उसके साथ साथ आनंद में डूबी लेखिका को सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ती हुई सुंदर व पहाड़ी औरतों का दृश्य झकझोर गया। उसने देखा कि उस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े थे और कईयों की पीठ पर बड़ी सी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। ये विचार उसके मन को बार बार झकझोर रहा था कि नदी, फूलों, वादियों, झरनों के ऐसे सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य जिजीविषा के बीच जंग जारी है। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में निम्न लोगों का योगदान सराहनीय होता है। जैसे वे सरकारी लोग जो व्यवस्था में संलग्न होते हैं, वहाँ के स्थानीय गाइड जो उस क्षेत्र की सारी जानकारी रखते हैं, वहाँ के स्थानीय लोग जो सैलानियों के साथ रुचि से बातें करते हैं, वे सहयोगी यात्री जो यात्रा में मस्ती भरा माहौल बनाए रखते हैं और कभी निराश नहीं होते और उत्साह से भरपूर होते हैं। 11वां प्रश्न है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है? इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। अब जो किसी देश की आम जनता होती है वो देश की आर्थिक प्रगति में बहुत ज्यादा योगदान देती है। आम जनता के इस वर्ग में कौन होते हैं? जैसे मजदूर, ड्राइवर, बोझ उठाने वाले, फेरी वाले, कृषि जैसे कामों से जुड़े लोग आते हैं, है ना। वो अपनी युमथांग की यात्रा में लेखिका ने देखा कि पहाड़ी मजदूर जो औरतें हैं वो पत्थर तोड़कर पर्यटकों के आवागमन के लिए, मतलब क्या कर रही थी, जैसे कि पर्यटक जो आते हैं घूमने घामने के लिए, लोग उनके लिए रास्ते बना रही थी, है ना, आना जाना उनके लिए आसान कर रहे थे। तो जिससे यहाँ पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे जिसका सीधा असर देश की प्रगति पर ही पड़ेगा। इसी तरह कृषि कार्यों में लगे मजदूर किसान फसल उगाकर राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान देते हैं। आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के क्रम में आज पहाड़ों पर प्रकृति की शोभा को नष्ट किया जा रहा है। वृक्षों को काटकर पर्वतों को खाली किया जा रहा है। शुद्ध व पवित्र नदियों को अनेक प्रकार से प्रदूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। नगरों का, फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी है वो नदियों में छोड़ा जा रहा है। सुख सुविधा के नाम पर पॉलिथीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है ना, वाहनों के द्वारा छोड़े जाने वाला धुआं पर्यावरण को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है।
दूषित कर रहा है। इस तरह प्रकृति का गुस्सा बढ़ रहा है, मौसम में परिवर्तन भी आता है जिस वजह से ग्लेशियर तक पिघल रहे हैं, है ना। तो प्रकृति के साथ इस खिलवाड़ को रोकने में हम सहयोग दे सकते हैं। कैसे? जैसे वर्तमान में वृक्षों को ना काटे और ना ही दूसरों को काटने दें, वृक्षारोपण करें, यानी ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं और दूसरों को भी वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करें। वाहनों का प्रयोग कम करें, सब्जी लाने और जैसे व्यर्थ के काम होते हैं सड़कों पर घूमने में वाहनों का इस्तेमाल ना करें। पॉलिथीन और नालियों के गंदे पानी को नदियों में ना जाने दें। 13वां प्रश्न, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखें। लेखिका को उम्मीद थी कि उसे लायुग में बर्फ देखने को मिलेगी, लेकिन एक सिक्किमी युवक ने बताया कि प्रदूषण की वजह से स्नोफॉल कम हो गया है, अतः उन्हें 500 मीटर ऊपर कटाव में ही बर्फ देखने को मिल सकेगी। प्रदूषण के कारण पर्यावरण में कई परिवर्तन आ रहे हैं। स्नोफॉल की कमी के कारण नदियों में जल प्रवाह की मात्रा भी कम हो रही है। परिणाम क्या निकलेगा इसका कि पीने योग्य जो जल है उसमें कमी सामने आ रही है ना। प्रदूषण के कारण ही वायु भी प्रदूषित हो रही है। महानगरों में ताज़ा हवा का मिलना, है ना, सांस लेने के लिए वो मुश्किल हो रहा है। सांस संबंधी रोगों के साथ साथ कैंसर, उच्च रक्तचाप की बीमारियां बढ़ रही हैं। ध्वनि प्रदूषण मानसिक अस्थिरता, बहरेपन, अनिद्रा जैसे रोगों का कारण बन रहा है। नेक्स्ट है, कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में राय व्यक्त कीजिए अपनी। कटाव को अपनी स्वच्छता और सुंदरता के कारण हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ये सुंदरता इसलिए कायम है क्योंकि यहाँ कोई दुकान आदि नहीं है। यदि यहाँ भी दुकानें खुल जाएं, व्यवसायीकरण हो जाए, तो यहाँ की सुंदरता जाती रहेगी। मनुष्य सुंदरता को देखकर खुश होता है तो मनुष्य ही सुंदरता को बिगाड़ता भी है। अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का पालन न कर प्रयुक्त चीजों को जहां तहां फेंक सौंदर्य को नुकसान पहुंचाते हैं। कटाव में दुकान न होने से व्यवसायीकरण नहीं हुआ है, जिससे आने जाने वाले लोगों की संख्या सीमित रहती है, जिससे यहाँ की सुंदरता बची हुई है। जैसे दुकानें आदि खुल जाने से अन्य पवित्र स्थानों की सुंदरता जाती रही है, वैसे ही कटाव की सुंदरता भी मटमैली हो जाएगी। 15वां प्रश्न है इसका, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। प्रकृति ने जल संचय की बड़ी अद्भुत व्यवस्था की है। प्रकृति सर्दियों में पर्वतों पर बर्फ के रूप में गिरकर जल का क्या करती है, भंडारण करती है। हिम पर्वत शिखर एक प्रकार के जल स्तंभ है जो गर्मियों में जलधारा बनकर करोड़ों लोगों की प्यास बुझाते हैं। नदियों के रूप में बहती जलधारा अपने किनारे बसे नगर गांव में जल संसाधन के रूप में तथा नहरों के एक विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई करती है और सागर में जाकर मिल जाती है। सागर से जल वाष्प बादल के रूप में उड़ते हैं जो मैदानी क्षेत्रों में वर्षा और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ के रूप में बरसते हैं। तो इस तरीके से ये जो जल चक्र है उसके द्वारा प्रकृति ने जल संचयन का या वितरण की व्यवस्था की है। अगला है, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। देश की सीमाओं पर बैठे फौजी उन सभी विषमताओं से जूझते हैं जो सामान्य जनजीवन के लिए कठिन है। कड़कड़ाती ठंड, जहाँ तापमान माइनस में चला जाता है, जहाँ पेट्रोल को छोड़ सब कुछ जम जाता है, वहां भी फौजी तैनात रहते हैं। इसी तरह वो शरीर को तपा देने वाली गर्मियों के दिनों में रेगिस्तान में रह के कई विषमताओं से जूझते हैं। उनके प्रति हमारा जो दायित्व है कि हम उनका सम्मान करें, उन्हें देश की प्रतिष्ठा और गौरव को बनाए रखने वाले महारथी के रूप में आदर दें, उनके और उनके परिवारों के प्रति सम्मानीय भाव को बनाए रखें, उन्हें अकेलेपन का एहसास ना होने दें और उन्हें निराशा से बचाएं। ओके, सो अब आते हैं इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। पहला है, लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा है, मेहनतकश बादशाहों का। युमथांग गंगटोक से कितनी दूर है, 149 किलोमीटर। कविलोंग स्टॉक के बारे में जितेन नार्गे ने लेखिका को क्या बताया। कविलोंग स्टॉक के बारे में जितेन नार्गे ने लेखिका को ये बताया कि इस स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीस खेबमसन ने लेप्चाओं के शोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। यहाँ सिक्किम की दोनों स्थानीय जातियों लेप्चा और भूटिया के बीच लंबे टाइम तक चल रहे झगड़े के बाद शांति वार्ता की शुरुआत संबंधी पत्थर स्मारक के रूप में मौजूद है। चौथा प्रश्न है, ऊंचाई की ओर बढ़ते जाने पर लेखिका को परिदृश्य में क्या अंतर नजर आए। जैसे बाजार और लोग बस्तियां जो थी वो कम होती जा रही थी, चलते
स्वेटर बुनने वाली जो नेपाली युवतियां हैं और जो कार्टून ढोने वाले बहादुर नेपाली हैं वो ओझल हो रहे थे। घाटियों में बने घर ताश के बने घरों की तरह दिख रहे थे। हिमालय अब विराट रूप में दिखने लगा था। रास्ते संतरे और जलेबी की तरह घुमावदार हो रहे थे। बीच बीच में रंग बिरंगे खिले हुए फूल भी दिख रहे थे। पहाड़ी कुत्तों की मणि ने क्या विशेषता बताई? पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। आसमान उल्टा पड़ा हुआ क्यों दिखाई दे रहा था? पर्वत के ऊपरी भाग से घाटी में बसे गंगटोक की लाइट तारों की तरह लग रही थी। पर्वत के ऊपरी भाग से नीचे घाटी में बसे गंगटोक शहर की लाइट तारों की तरह लग रही थी। रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका के मन में क्या जगा रही थी? रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका के मन में सम्मोहन जगा रही थी। देखते ही देखते रास्ते किसकी तरह घुमावदार होने लगे? जलेबी की तरह। नौवां प्रश्न है, लेखिका ने पहाड़ी औरतों और आदिवासी औरतों में क्या समानता महसूस की? लेखिका ने देखा कि कोमल काया वाली औरतें हाथ में कुदाल हथौड़े लिए भरपूर ताकत से पत्थर पर मार रही थी। इनमें से कुछ की पीठ पर बंधी डोकों में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। वे भूख से लड़ने के लिए मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ ढो रही थी। ऐसा ही पलामू और गुमला के जंगलों में लेखिका ने देखा था कि आदिवासी युवतियां पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती थी। जितेन ने देवी देवताओं के निवास वाली जगह का क्या नाम बताया था? खेदुम। इस पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन हुआ है? गंगटोक। लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना किस सीखी थी? एक नेपाली युवती से। युमथांग घाटी की क्या विशेषता है? युमथांग घाटी जो है वो फूलों से भर जाती है। हिमपात का आनंद लेने की आशा से लेखिका कहाँ पहुंची थी? लायूं। लायूं की सुबह कैसी थी? बहुत ही ज्यादा शांत और सुरम्य। जितेन ने खेदुम को किनका निवास बताया है? देवी देवताओं का। गंगटोक में सुबह आंख खुलते ही लेखिका बालकनी की ओर क्यों दौड़ी? कंचनजंगा देखने के लिए। तिमरो माया सैगे मलाई सताउंच का क्या अर्थ है? तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। लेखिका ने जब एक सिक्किमी युवती से पूछा क्या तुम सिक्किमी हो, तो उसने क्या जवाब दिया था? कि मैं इंडियन हूँ। गंगटोक का क्या अर्थ होता है? पहाड़। साना साना हाथ जोड़ी पाठ क्या है? वो एक यात्रा वृतांत है। जो लेखिका है हमारे इस पाठ की वो गंगटोक गई थी तो उन्होंने अपनी पूरी जो यात्रा करी थी वहां की उसका वृतांत इसमें बताया है। लेखिका के ड्राइवर व गाइड का क्या नाम था? जितेन नारगे। जितेन ने युमथांग घाटी में किस फिल्म की शूटिंग होने की बात कही थी? गाइड फिल्म की। गंगटोक में श्वेत पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती हैं? श्वेत पताकाएं शोक के अवसर पर फहराई जाती है। रात के समय गंगटोक का दृश्य कैसा लग रहा था? जैसे आसमान उल्टा पड़ा हुआ, तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हैं और तारों के गुच्छे रोशनी की झालर सी बना रहे हों। तीस्ता नदी के जल को हाथ में लेकर लेखिका ने क्या प्रार्थना की थी? कि भीतर का जो सारा हलाहल है, सारी तामसिकता है, वो इस बहती जलधारा में बह जाए। लेखिका ने छाया पहाड़ किसे कहा है और क्यों? लेखिका ने छाया पहाड़ बादलों को कहा है क्योंकि बादल दूर से दिखने पर पहाड़ की तरह लगते हैं। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.